नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। ऋषिकेश में बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है। महिला फर्जी दस्तावेजों से भारत आई थी। अवैध घुसपैठ, नकली आधार का खुलासा हुआ है। चारधाम यात्रा से पहले उत्तराखंड में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर हैं और इसी क्रम में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत ऋषिकेश पुलिस को एक बड़ी सफलता भी हासिल हुई है, जहां ऋषिकेश से एक संदिग्ध महिला को गिरफ्तार किया गया है, अरेस्ट किया गया है, जो अवैध तरीके से घुसपैठ के जरिए भारत में दाखिल हुई थी और फर्जी भारतीय पहचान के साथ यहां पर रह रही थी। पुलिस को खुफिया सूचना मिली थी कि नटराज चौक के पास एक महिला संदिग्ध गतिविधियों में शामिल है। इसके आधार पर घेराबंदी कर उसे हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ में महिला ने अपनी पहचान रीना उर्फ रीता के रूप में बताई है, जो बांग्लादेश के ढाका की रहने वाली है। जांच में सामने आया कि वह करीब 1 महीने पहले अवैध रूप से भारत आई है और तलाशी के दौरान उसके पास से बांग्लादेश का नेशनल आईडी कार्ड, नागरिकता प्रमाण पत्र और भारत का एक फर्जी आधार कार्ड बरामद हुआ है। और बताया ये जा रहा है कि रिपोन नाम के व्यक्ति ने सोशल मीडिया से उससे संपर्क कर नौकरी का झांसा देकर 1 महीने पहले अवैध रूप से भारत भेजा था। पश्चिम बंगाल में फर्जी दस्तावेजों से आधार बनवाया गया था। एसएसपी देहरादून द्वारा के निर्देशन पर चलाए जा रहे पूछताछ और चेकिंग अभियान में के दौरान हमें एक संदिग्ध महिला प्रकाश में आई। महिला से जब पूछताछ की गई तो महिला की जो गतिविधि थोड़ा संदिग्ध पाई गई। जब गहराई से पूछताछ की गई तो महिला के द्वारा बताया गया कि वह एक बांग्लादेश मूल की महिला है और बांग्लादेश में वो एक जिला शरियातपुर ढाका की रहने वाली है और एक किसी एजेंट के माध्यम से वो दिल्ली आई या फिर दिल्ली में ही उस एजेंट के द्वारा उसको ऋषिकेश भेजा जा रहा था। पहले तो मुकदमा जो संबंधित धारा है उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसके अलावा हमारे इसमें एक सेट एसओपी है कि जो हमारे जितने भी इस तरह के इलीगल जो पाए जाते हैं उनके लिए क्या एसओपी फॉलो की जाती है, एसओपी फॉलो किया जा रहा है। तो वहीं बिना परमिट चीन सीमा से सटे आदि कैलाश पहुंचे टूरिस्ट प्रशासन ने आईटीबीपी से 5 दिन में रिपोर्ट मांगी है। दरअसल चेकपोस्ट से आगे कैसे निकले टूरिस्ट प्रशासन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में चीन सीमा से सटे आदि कैलाश में बिना इनर लाइन परमिट पर्यटकों के पहुंचने से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। घटना का वीडियो सामने आते ही प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। धारचूला के एसडीएम ने आईटीबीपी से रिपोर्ट तलब कर ये पूछ लिया है कि सख्त चेकिंग के बावजूद पर्यटक आगे कैसे पहुंच गए। सोशल मीडिया पर कुछ पर्यटकों का आदि कैलाश दर्शन करते हुए वीडियो सामने आया। बताया गया कि ये वीडियो 12 अप्रैल का है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल पैदा हो गए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने आईटीबीपी से रिपोर्ट तलब की है और आगे जांच के सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। तो वहीं अगली खबर का रुख करते हुए आपको बताएं, जब नारी सशक्तिकरण को लेकर उत्तराखंड में एक बड़ी पहल सामने आई है, जहां पर प्रदेश की और राज्य की महिलाओं से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में आगे आने की अपील की जा रही है। इसके तहत महिलाओं से मिस्ड कॉल देकर अपनी सहभागिता दर्ज कराने का आह्वान किया गया है। इस अभियान को महिलाओं के सम्मान, अधिकार और निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को सशक्त, मजबूत बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है। सरकार का मानना है कि महिलाओं की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी से यह अभियान एक जन आंदोलन का रूप ले सकता है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। तो वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने इस दौरान ये कहा कि मैं उत्तराखंड की समस्त मातृशक्ति से निवेदन करती हूँ कि वे इस महत्वपूर्ण अभियान से जुड़ें और मिस्ड कॉल के जरिए अपने समर्थन को दर्ज करवाएं। नारी शक्ति अधिनियम जो कि महिलाओं को समाज में उनके सम्मान, महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण, महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण के दृष्टिगत महिलाओं को एक कानूनी रूप से जो है उनको एक अधिकार देने वाला अधिनियम पे एक विशेष सत्र जो है वो आहूत किया जा रहा है 16 से लेकर 18 तक। निश्चित रूप से यह महिला आरक्षण अधिनियम हम आधी आबादी यानी कि उत्तराखंड की आधी आबादी, देश की आधी आबादी के रूप में हमारी महिलाएं अपना एक कानूनी अधिकार
जो वैसे तो प्राकृतिक रूप से मिलना चाहिए, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने महिलाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और महिलाओं के प्रति अपनी संवेदनशीलता को सदैव उन्होंने बहुत। यूकेडी के दिग्गज नेता काशी सिंह एडी को 2027 विधानसभा चुनाव के लिए यूकेडी ने मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है। दरअसल यहां पर प्रदेश में काशी सिंह एडी के नेतृत्व में उत्तराखंड क्रांति दल चुनाव लड़ेगा। तो वहीं यूकेडी नेता काशी सिंह एडी लोहाघाट पहुंचे। लोहाघाट पहुंचने पर चंपावत जिला प्रभारी प्रहलाद सिंह मेहता के नेतृत्व में यूकेडी नेताओं ने फूल मालाओं से उनका जोरदार भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पार्टी की ओर से मुझे मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के लिए मैं पार्टी के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये भी उन्होंने कहा कि यूकेडी वही पुराने जोश के साथ 2027 विधानसभा चुनाव लड़ेगी और उत्तराखंड में जनता के सहयोग से सरकार बनाएगी। इस मौके पर आप यहाँ पर हैं, हमारे लोहाघाट क्षेत्र के सारे सम्मानित पदाधिकारी और तमाम सारे लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया है और जनता को ये दिखाने का प्रयास किया है कि हम इस निर्णय से खुश हैं। अब ये निर्णय पार्टी ने क्यों लिया? मेरा मानना है कि वैसे तो अलग से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं थी और मेरा उत्तराखंड क्रांति दल में रहना, आज तक बने रहना, अधिक रहना, इसका एक बड़ा कारण है, उसका प्रमाण है। फिर भी अभी जो चारों ओर हमको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, महसूस हो रहा है, वो ये कि उत्तराखंड क्रांति दल की अंदर करंट है, लहर है। तो इसी से प्रभावित होकर हमारी पार्टी वालों ने ये कहा कि भाई हम अब ये जनता में तो है लहर। तो इधर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने पौड़ी मंडल में वन्य जीव संघर्ष की लगातार बढ़ती घटनाओं पर बोलते हुए कहा कि विभाग इस दिशा में लगातार काम कर रहा है, कोशिश कर रहा है। उन्होंने बताया कि डीएफओ से लेकर एसडीओ और वन विभाग के सभी कर्मचारी पूरी तत्परता और निष्ठा के साथ धरातल पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत कार्यशालाएं आयोजित कर यानी वर्कशॉप्स आयोजित कर लोगों को जागरूक करने का काम हो रहा है। सुबोध उनियाल ने सरकार की संवेदनशीलता का जिक्र करते हुए कहा कि मृतक आश्रितों के लिए मुआवजे की राशि 4 लाख से बढ़ाकर अब 10 लाख रुपए कर दी गई है और घायलों के इलाज का पूरा खर्च सरकार ही उठाएगी। हालांकि उन्होंने जोर देते हुए कहा कि केवल सरकारी कोशिशों और सरकारी प्रयासों से ये समस्या हल नहीं होने वाली, इसके लिए जन जागरूकता सबसे ज्यादा जरूरी है। हमेशा पौड़ी डिवीजन के अंदर, पौड़ी जनपद में नहीं, पौड़ी डिवीजन में वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं हमें तो ज्यादा रही हैं और इसको लेकर के लगातार प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पर पौड़ी डिवीजन में डीएफओ से लेकर एसडीओ से लेकर हमारे फॉरेस्ट के सभी कर्मचारी पूरी तत्परता के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कैंप स्तर पर इसके वर्कशॉप भी लगाई है लोगों को जागरूक करने की और साथ ही साथ विभाग के द्वारा जिससे सोलर लाइट्स और बुश कटर्स भी गाँव में भेजे जा रहे हैं ऐसे हॉट स्पॉट को आइडेंटिफाई करके। उसमें थोड़ा आवश्यकता ये है कि जनता की जागरूकता की सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि हमने मैन पावर भी बढ़ाई, हम बेहतर इक्विपमेंट्स भी दे रहे हैं। हमने 4 लाख से पहले कंपनसेशन 6 लाख किया, फिर 10 लाख किया। ये मनुष्य की कीमत नहीं हो सकती, लेकिन सरकार की संवेदनशीलता को दिखाती है कि सरकार संवेदनशील है कि अगर ऐसी घटना हो जाए। इसके अलावा ये भी निर्णय लिया गया है कि अगर कोई वन्य जीवों में घायल हो जाता है तो उसका पूरा इलाज सरकार कराएगी। तो वहीं आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कूड़ा निस्तारण पर मंत्री राम सिंह कैड़ा सख्त नजर आ रहे हैं। जिला पंचायतों की कार्यप्रणाली पर उनकी ओर से सवाल खड़े किए गए। कूड़ा संग्रहण के लिए स्थान चिन्हित किया जाए, ये मंत्री ने कहा। आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में डस्टबिन लगवाए जाने का दावा उनकी ओर से किया गया। अधिकारियों और एएमए से समीक्षा करेंगे। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था को लेकर जिला पंचायतों की कार्यशैली पर और कार्यप्रणाली पर अपनी बात रखी। मीडिया से मुखातिब होते हुए मंत्री कैड़ा सिंह ने कहा कि जिला पंचायत की ओर से पूरे प्रदेश में कूड़ा संग्रहण के लिए विशिष्ट स्थान चिन्हित कर वहां डस्टबिन रखवाए गए हैं और
कूड़ा इकट्ठा होने पर उसे ले जाने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि इसके बावजूद अगर ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा एकत्रित होने या फिर उसके समय पर न हटाए जाने की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं तो ये गंभीर मसला है। मंत्री ने साफ किया कि वे इस मामले में जिला पंचायत के अधिकारियों और एएमए से बात करेंगे और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कूड़े का निस्तारण सुचारू रूप से हो। जिला पंचायत की तरफ से पूरे प्रदेश में जिला पंचायत की तरफ से कूड़े के लिए जगह जगह एक स्पॉट बनाया गया था। वहाँ पर कूड़े के लिए एक डिब्बा भी हमारे द्वारा रखा गया था। अगर उसमें जिला पंचायत के द्वारा जब इकट्ठा कूड़ा हो जाता है तो उसको ले जाने के लिए गाड़ी आती है। तो पूरे प्रदेश में ये व्यवस्था हमने की है। लेकिन अगर कहीं पर अगर कूड़ा एकत्रित है, अगर वो हटाया नहीं जा रहा है तो मैं जिला पंचायत के सभी जो अधिकारी हैं उनसे कहूँगा कि ये शिकायत क्यों आ रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कहीं पर कूड़ा इकट्ठा है उसका निस्तारण नहीं किया जा रहा है तो मैं वहाँ के एएमए से बात करके मैं बात करूँगा। तो इधर रामनगर से खबर है जहां पर तेल की किल्लत से लोग परेशान हैं। प्रशासन की तत्परता से हालत सामान्य जैसे तैसे हो गए हैं। तो रामनगर में अचानक पेट्रोल और डीजल की किल्लत से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। जहां शहर के ज़्यादातर पेट्रोल पंप पर तेल खत्म हो गया है जिससे रामनगर में रहने वाले लोगों के लिए परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। स्थिति बिगड़ते देख स्थानीय प्रशासन हरकत में आया और पूर्ति निरीक्षक कमल तिवारी ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। इसके बाद स्थिति को सामान्य किया गया। जानकारी देते हुए पूर्ति निरीक्षक कमल तिवारी ने बताया कि कई जगह तेल के टैंकर समय पर नहीं पहुंच पाए थे जिससे कुछ पेट्रोल पंपों पर तेल खत्म हो गया। उन्होंने बताया कि अब सभी पेट्रोल पंपों का निरीक्षण कर लिया गया है और सभी जगह पर्याप्त मात्रा में तेल उपलब्ध है। फिलहाल स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। इधर गर्मियों में आगामी हीट वेव से निपटने के लिए उत्तराखंड में शासन स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसे लेकर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी पारित किए। उन्होंने सभी विद्यालयों में नियमित अंतराल पर वाटर बेल बजाने के निर्देश दिए ताकि छात्र छात्राएं गर्मियों के मौसम में नियमित अंतराल पर पानी पीते रहें और डिहाइड्रेशन से बच सकें। उन्होंने स्कूल टाइम में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने, कक्षाओं में पर्याप्त वेंटिलेशन, ORS और आवश्यक दवाओं का भंडारण करने के निर्देश भी दिए। राज्य में बढ़ते तापमान और संभावित हीट वेव की स्थिति को देखते हुए सभी स्कूलों में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को प्राथमिकता पर रखने के लिए कहा गया। साथ ही उन्होंने जिलाधिकारियों को गर्मी के मौसम में जिन भी क्षेत्रों में पानी की किल्लत हो वहां पर सभी निर्माण कार्यों पर अस्थायी रोक लगाए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने बसों पर, स्टेशन और बाजारों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने के भी आदेश पारित किए हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हरिद्वार से अगली खबर है जहां पर राष्ट्रीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट भवन पहुंचे और इसी दौरान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव ने बताया कि उनकी प्रमुख मांगों में 100 यूनिट मुफ्त बिजली, यूपी की ही तर्ज पर किसानों के ट्यूबवेल का बिजली बिल माफ करना समेत अन्य मांगे शामिल हैं। उनका यह साफ तौर पर कहना था कि इन मांगों को लेकर वे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देने आए थे, लेकिन जिलाधिकारी की व्यस्तता के कारण ज्ञापन एडीएम द्वारा हरिद्वार को ही सौंप दिया गया है। एडीएम हरिद्वार फिचाराम चौहान ने बताया कि उन्होंने ज्ञापन प्राप्त कर लिया है और इसे जल्द ही मुख्यमंत्री कार्यालय तक भेजा जाएगा। साथ ही प्रयास किया जाएगा कि किसानों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई हो पाए। किसानों ने भी चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे जल्द ही प्रदेश स्तर पर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। भारतीय किसान यूनियन भानु के द्वारा जो आज यहाँ एकत्र हुए हैं उनके द्वारा 4 बिंदुओं पर माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बिजली 100 यूनिट बिजली फ्री करने के संबंध में, ट्यूबवेल की बिजली फ्री करने के संबंध में और यूपी की तरह किसानों को बिजली फ्री करने के संबंध में ज्ञापन दिया है और इसको ज्ञापन हमारे द्वारा प्राप्त कर लिया गया है और इस ज्ञापन को अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित कर दिया जाएगा। थोड़ी देर में अपना सांकेतिक है, इनका ज्ञापन दे दिया है। भारतीय किसान यूनियन भानु के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता आज किसान की 5 सूत्रीय मांगों को लेकर डीएम साहब से ज्ञापन देने का प्रोग्राम था, लेकिन डीएम साहब वीसी में बताए गए हैं कि वीसी चल रही है, तो एडीएम साहब को हमने ज्ञापन प्रेषित किया है
और ये बताया है कि अगर इन 5 सूत्रीय मांगों पे हमारा जल्दी से जल्दी काम नहीं होता तो हम एक बहुत बड़े आंदोलन को भारतीय किसान यूनियन भानु बहुत बड़ा आंदोलन एक उत्तराखंड में करने का काम में 100 यूनिट बिजली जैसे पहाड़ में फ्री दी जा रही है, तो ऐसे मैदानी क्षेत्र में भी 100 यूनिट बिजली फ्री होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल